रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड देखना बेटा, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करें तो अभी हम इस पे चर्चा बाद में करेंगे। इसके पहले एक जनरल चीजों को देखें। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे सबस्ट्रेट। क्या पढ़ेंगे भैया? सबस्ट्रेट। और यहाँ पर पढ़ेंगे रिएजेंट। सबस्ट्रेट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बेटा? रिएजेंट। तो ये ध्यान देना, ये हो सकता है कि दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और बाई प्रोडक्ट बनाए। बाई प्रोडक्ट मतलब जो आप नहीं चाहते हो और बन जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक स्टेप में हुआ। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सबस्ट्रेट। ये रिएजेंट यहां पर भी है, ये प्रोडक्ट बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा? बाई प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट बदलेगा पहले किस में? रिएक्शन इंटरमीडिएट में। रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टेप 1 हो जाएगा और ये स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, तो ये जो इसको कहेंगे कंसर्टेड रिएक्शन। क्या कहेंगे? कंसर्टेड रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। कंसर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल स्टेप। जरूर नहीं कि कंसर्टेड का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन ही हो। कोई भी प्रोसेस अगर एक पद में हो रहा है, एक उसमें हो रहा है जो किसी और से जुड़ा ना हो, मतलब उसको जुड़ा हो, उसको हम कहेंगे कंसर्टेड। और जो नहीं जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? नॉन कंसर्टेड। ठीक है, इसको कहेंगे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन और बाई स्टेप रिएक्शन। तो हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो किसकी चर्चा कर रहे हैं? बाई स्टेप रिएक्शन की। जो भी चर्चा कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? बाई स्टेप रिएक्शन की। चलिए बेटा आगे। यहां पर आपको बता दें, ध्यान दो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना कम है उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या होगी? ज्यादा होगी। या ये कह लो कि उतने आसानी से बन जाएगा, या ये कह लो कि उतने आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान दो, इसको समझो बेटा। आप ये कह रहे हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ज्यादा है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर इस पर अटैक करने की चांस ज्यादा मिलेंगे। तो अटैक करने के चांस बनेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर ये बना और बनते ही डिस्ट्रॉय हो गया, बना बनते ही क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया।
तो जब डिस्ट्रॉय हो गया तो इस पर रिएजेंट अटैक नहीं कर पाएगा, उधर प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। तो जब प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा तो ये कहा जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है? नहीं। रिएक्शन कब हो रहा है? जब प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट बनने की संभावना कितनी ज्यादा होगी? जितना ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ज्यादा इस पे अटैक करने के चांस होंगे, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। ठीक है, इसको रिमूव कर दें? क्यों भैया? चलो यहां पर अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। देखना बेटा, ये Rx है, क्या है? Rx, यहां पर Nu माइनस है, ये RNu हो जाएगा, ये X माइनस हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये बांड टूटेगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान देना, जिस पर माइनस होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस से प्यार करे। न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होता है? प्लस। तो प्लस से जुड़ेगा कौन? माइनस। मतलब माइनस जुड़ेगा प्लस पर, प्लस होता है न्यूक्लियस पर, इसलिए प्लस से जुड़ने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ध्यान दो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल पर खुद कैसा चार्ज होगा? माइनस। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, जहां पर पहला न्यूक्लियोफाइल था वहीं पर दूसरा दिख रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? उल्टा पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है? जब सैचुरेशन होता है। जैसे मान लो इस बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 बैठे हो, किसी और को बैठना है तो क्या करेगा? किसी को हटाएगा तब वहां पर बैठेगा, और कहा जाएगा कि उसने अगले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया। एडिशन कब होगा? जब अनसैचुरेशन होगा। जैसे मान लो 4 लोग बैठना, 2 ही बैठे हो, तो फिर क्या होगा? यहां पर कोई आएगा तो यहां हटाने की जरूरत नहीं, वहां यहीं बैठ जाएगा। तो बैठ गया मतलब जुड़ गया, 2 था, 1 और आ गया, 3 हो गया। तो एडिशन कब होगा? अनसैचुरेशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब सैचुरेशन। ये मतलब एक बेसिक चीजें हैं, बाकी तो एक्सेप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर अब इसका मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म बाद में ये बताएंगे डिटेल में भी हल्का सा वैसे। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये Rx पहले बदल जाएगा R प्लस में, ये X माइनस में। अब इस R प्लस पर ये Nu माइनस अटैक करेगा, ये हो जाएगा RNu। ये स्लो है, ये क्या है? फास्ट है। आपको अच्छा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जो आपका R प्लस है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। R प्लस को क्या कहोगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहोगे। ठीक है, R प्लस को क्या कर रहे हो? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हो और दूसरे रिएक्शन का वही रिएक्टेंट हो, मतलब एक का प्रोडक्ट और दूसरे का रिएक्टेंट है, तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में नहीं दिखता। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रिमूव करें इसको। ये इसको हम लोग कहेंगे ACN1 रिएक्शन। क्या कहेंगे? ACN1। 1 क्यों? ACN क्यों? ACN इसलिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। 1 क्यों कह रहे हैं? चूंकि ध्यान देना बेटा, आपको काइनेटिक्स पढ़ा खत्म हुआ ना, तो काइनेटिक्स में बताया गया होगा कि अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। बताया गया होगा, स्लो स्टेप हमेशा रेट को डिटरमाइन करेगा, और स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होंगे वही ऑर्डर कहलाएगा, और ऑर्डर हमेशा पावर में लिखा जाता है। पावर क्या है? 1, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। ACN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है?
एक है। SN1 का क्या मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको लोग क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। बाद में SN1 डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बहुत ज्यादा उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये समझना, देखना बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सबस्ट्रेट। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट, ध्यान देना, CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3Cl, ये कल तो इसमें से कई सारे लोग नहीं थे और आपको बताए थे कि जब मैकेनिज्म शुरू होगी तो अनुपस्थित नहीं होना है। भैया ये ध्यान दो बेटा, ये कार्बोकैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है। कितने कार्बन जुड़ा है? 3। टर्सरी कितने जुड़ा है? 2। सेकेंडरी कितने जुड़ा है? 1। प्राइमरी और ये मेथिल। तो यहां पर प्लस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस। अब यहां पर इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं? प्लस 3। तो ध्यान देना, ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट डेवलप करते हैं। तो कितने प्लस आई हैं? 3। और प्लस प्लस को बढ़ाता है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले कितने हैं? 3। कितने हैं? 2। कितने हैं? 1। यहाँ पर H कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी of reaction intermediate increases, due to which rate of RX for SN1 reaction increases, i.e. rate of RX for SN1 क्या हो जाएगा बेटा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल हैलाइड। तो अगर आपसे डिफरेंट एल्किल हैलाइड लिया गया और पूछा जाए किसका रेट ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे टर्सरी का, फिर किसका भैया? सेकेंडरी का, फिर किसका? प्राइमरी का, फिर किसका हो जाएगा? मेथिल हैलाइड का। ये रेट हो जाएगा। ये किसके लिए ऑर्डर है? किसके लिए लिखे हो? SN1 के। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, SN1 SN2 बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस केवल हल्का सा वो जो इफेक्ट बताएं उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर SN2 हो, SN2, तो SN1 में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल हट जाता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और SN2 में एक ही साथ दोनों काम होगा, पीछे से अटैक होगा। अब आप बताओ, ये यहां पर ध्यान दो, जैसे ये H है, ये X है, ये H है, ये H है, ये छोटा छोटा है, यहाँ पर NU ये अटैक करना है, अटैक कर लेगा या नहीं कर लेगा? और यहाँ पर R बड़े साइज के हैं, R क्या है? बड़े साइज के। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, पीछे से अटैक हो पाएगा? नहीं। तो SN2 में जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ाएंगे आपको। अच्छा मान लो ये प्राइमरी का, मान लो सभी प्राइमरी हैं, तो कार्बन की संख्या कम होना चाहिए, ठीक है। ये रेट है, ये SN2 का, या रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन if alkyl group is same। बस ये ध्यान देना यहां पर, बस जब भी आपसे ज्यादातर SN2 पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? SN2। जब SN2 पूछा जाए तो ये ध्यान देना एक अटैक होना है, और पीछे से किस पर अटैक आसान है? जिस पर आसान है उसका रेट ज्यादा है। आपके NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर पहले हेलो कंटेनिंग कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको आप बना के आइएगा।
ठीक है, हम उसका एक पार्ट बता दे रहे हैं। ध्यान देना, उसमें पहला जो खंड है उसमें आईयूपीएसी नेम लिखा, आपको स्ट्रक्चर बना के तब बताना है। दूसरे का भी आईयूपीएसी नेम लिखा है, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर बना के बताना है। तो पहले और दूसरे में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का क्रम होगा। मतलब टर्सरी भी है, सेकेंडरी भी है, प्राइमरी भी है। तो जो प्राइमरी वाला है उसका रेट ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम, टर्सरी का और कम, ये पहचान लेना है। जो तीसरा खंड है उसमें 3 है, तीनों प्राइमरी हैं, मतलब 4 हैं, बल्कि 4 हैं और प्राइमरी हैं। तो देख लें, यहां पर ये बताओ, देखते हैं कौन बता ले जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी लाए हो नहीं लाए हो? नहीं लाए हो, लेके आना। जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी आप लेके आया करो, ठीक है। चूंकि जब हम बताएंगे, मतलब ये मैकेनिक पढ़ा रहे हैं ना, तो बताएंगे देखो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यहां से करा रहे हैं। बाकी चैप्टर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन तब आपको ये दिखेगा ना, हाँ ये चीज पढ़ाई गई, ठीक भैया, तो ये चीज करिएगा। यहां पर आपको बताना है ये 4 बने हुए हैं आपके बुक में, मतलब ये तीसरा खंड है, बाकी 2 खंड और हैं। बात समझ में भैया? तो अब बताओ, ये हम इसको पहला लिख दे रहे हैं, इसको दूसरा लिख दे रहे हैं, तीसरा लिख दे रहे हैं, ये इसको चौथा कर दे रहे हैं। अलग बुक में ये दूसरा होगा, ठीक है, बुक में क्या होगा? दूसरा। तो इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। यहां पर 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये नाम है इसका। अब आपको बताना है, बात क्लियर है? अब आप बस ये देखो कि मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा, यहां पे अटैक करना चाह रहा है, अटैक कर पाएगा? इधर से भी कर पाएगा, कर पाएगा ना? यहां पर अटैक कर पाएगा, रोक देगा, ये इधर से आएगा, रोक दिया जाएगा। यहां पर ऐसे समझो कि अगर हमें, मतलब जैसे मान लो, ऐसे एज्यूम करो कि हमें कोई पीटने आ रहा है, तो कितने बचाने वाले लोग खड़े हैं और कितने पास हैं या कितने दूर हैं? इसको पीटना है, कोई बचाने वाला है नहीं है कोई? हालांकि ये लोग हैं, लेकिन वो एक चीज, वो तो सबके पास है, ये तो सबके पास है, यहां भी है, यहां, वो तो हर जगह पे है। इसीलिए कहा कार्बन कम होना चाहिए। मान लो एक ही कार्बन होता तब ये चेन छोटी हो जाती ना। यहां पर कितने बचाने वाले हैं? यहां कितना बचाने वाला है? यहां कितने बचाने वाले हैं? एक एक बचाने वाला, एक बचाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं, 2 बचाने वाला। जब एक बचाने वाला है तब ये देखो, यहां पे अटैक होना है, और जो बचाने वाला पास में खड़ा है, यहां पे अटैक होना है, बचाने वाला दूर खड़ा है, तो कहां पे अटैक ज्यादा इजी होगा? यहां पे अटैक ज्यादा इजी होगा, दूसरे में या तीसरे में? दूसरे में भाई, ये बचाने वाला दूर है ना, और ये बचाने वाला पास में ही है, तो रेट क्या हो जाएगा? पहला, फिर दूसरा, क्रम से लिख दिया गया क्या? तीसरा, चौथा, ये क्रम से ही लिख दिया गया गलती से, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बुक में ऐसा क्रम से नहीं लिखा, हमने लिख दिया है। एक क्वेश्चन है, इन व्हिच केस bond energy of CCl bond is minimum?
CH3Cl, प्राइमरी RCl, सेकेंडरी RCl, D टर्सरी RCl। ध्यान दो, मेथिल क्लोराइड में, प्राइमरी एल्किल में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, किसमें CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है? ध्यान दो, कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है? टर्सरी। तो इसका मतलब इसका CCl बॉन्ड देख लो, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। अभी अभी यहां पर लिखे थे पीछे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। जो ज्यादा स्टेबल है उसके फॉर्मेशन की एनर्जी या संभवन की एनर्जी कम होगी। इसका मतलब इसका निर्माण करने के लिए एनर्जी कम देना है। और ये निर्माण कैसे होगा? CCl बॉन्ड टूटेगा तभी तो निर्माण होगा। तो इसका मतलब ये सबसे आसानी से निर्मित हो रहा है। तो इसका मतलब कैसे निर्मित होगा? इस Cl बॉन्ड को सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा कि किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कम है। आपसे ये कह रहा है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। तो ये तोड़ दिया जाए तो बन ही जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन कम है। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? कम है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टर्सरी। तो यहीं पर यह भी क्वेश्चन कर सकता था व्हिच वन हैज मिनिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आंसर विल बी तब भी वही, मिनिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन टर्सरी। किसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है? टर्सरी। तो ये एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर था, हमने बता दिया। रिमूव कर दे भैया, रिमूव कर दिया जाए। एल्कोहल, एल्कोहल में ध्यान दें, ड्यू टू एल्कोहल, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। यहां पर ये आपका एल्कोहल है, ये ध्यान दो। यहां पर ड्यू टू OH माइनस, ड्यू टू H प्लस, यहां पर पहला ड्यू टू OH माइनस, ये क्या होगा? ACN रिएक्शन होगा, माइनस हट रहा है ना। तो ध्यान दो यहां पर ध्यान दो बेटा, ROH है, यहां पर NU माइनस, तो ये हो जाएगा RNU, यहां पर क्या हो जाएगा? OH माइनस। अब ध्यान दो, क्या हमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्या डायरेक्टली लिख दें? वहां X माइनस हटा था, यहां OH माइनस हट रहा है। तो इसका मतलब यहां पर भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी। तो टर्सरी का रेट क्या हो जाएगा बेटा? ये ACN रिएक्शन है, तो टर्सरी का रेट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी से, सेकेंडरी का प्राइमरी से, और प्राइमरी का मेथिल हैलाइड से। सिमिलर टू RX, सिमिलर टू RX, एल्किल हैलाइड जैसा सेम। उसको लिख नहीं रहे पूरा, भी जो कहानी छापे देखो, पीछे करने अगर थोड़ा सा ये आएगा पीछे, क्या कहां से पीछे आएगा? ये ध्यान दो, इसी को आप OH मान लो, इसी क्या मान लो? OH हटाओगे तो ये तो बन जाएगा। तो यहां पर फिर क्या लिखोगे? प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, पूरी वही कहानी गाना है। तो कहानी नहीं गा रहे हैं, फिर से मान ले रहे हैं कि आप वो चीज समझ चुके हो। ठीक बेटा? तो यहां पर ड्यू टू H प्लस, ड्यू टू H प्लस, ये हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो बेटा, ROH, RO माइनस, यहां पर हो जाएगा H प्लस। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई देखो, प्लस हटेगा तो प्लस ही हटाएगा ना। तो यहां पर मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ROH, RO माइनस H प्लस, RO माइनस, यहां पर E प्लस, ROE। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहां पर अगर रिएक्शन लिखना है तो ये ध्यान दो, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो रिएक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा, ROH, यहाँ पर E प्लस ROE, यहाँ पर H प्लस। यहाँ पर फिर से वही लिख रहे हैं पूरी कहानी, सबस्ट्रेट रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा भैया, CH3OH, क्या लिखोगे, CH3O माइनस। अब ध्यान दो, CH3 CH2O माइनस, ये ध्यान दो यहां पर। अब ध्यान दो, ये जो एल्किल ग्रुप है इफेक्ट कैसा डेवलप करते हैं, प्लस, और चार्ज कैसा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी घटेगी, प्लस जो है माइनस की स्टेबिलिटी क्या करता है, घटाता है। तो यहाँ पर CH3 है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती है मतलब ये वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, so stability, yes for stability of reaction intermediate decreases, due to which rate of ROH for ESR electrophilic substitution reaction decreases, i.e. rate of ROH for ESR is as follow. ये तो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, आज हम लोग थोड़ा समझ भी सकते हैं। जैसे भी यहां पर क्वेश्चन कराए उसी पैटर्न पे कौन सा OH बांड वीक है, सबसे वीक है भाई, देखो ये OH बांड, ये OH बांड कौन सा वीक है, प्राइमरी मेथिल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कि ये सबसे आसानी से बनेगा, इसका मतलब ये H सबसे आसानी से हटेगा, और सब ये हटेगा तो प्लस के रूप में हटेगा ना, तो इसका मतलब अगर ये सबसे आसानी से H प्लस दे रहा है तो ये सबसे स्ट्रांग एसिड है। कल आपको पढ़ाया गया था, ध्यान दो, एल्कोहल का एग्जांपल लिया गया था नहीं, कि मेथिल एल्कोहल ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, यही ऑर्डर तो लिखाया गया था। तो कल इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किए थे, आज उसी एक्सप्लेनेशन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि चूंकि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका H आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, ये था इंडक्टिव इफेक्ट। रिमूव करें तो ध्यान रखिएगा, जब एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर कहा जाएगा कि रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, तब रेट आप ये समझ जाओगे, या जहां पर कहा जाए कि रिएक्शन OH माइनस के कारण हो रही, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी नीचे चला गया है, और जब कहा जाएगा कि H प्लस के कारण हो रही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ऑर्डर ये हो जाएगा। रिमूव कर दें इसको, चलो बेटा। अब आप अगला इफेक्ट है डालेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, इसको भी पढ़ लिया जाए, आज हाइपर कॉन्जुगेशन तक पढ़ना है। यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इसका बहुत एप्लीकेशन भी वैसे नहीं पढ़ना है। ये ध्यान दो, यहाँ पर ये पाई बांड है, ये कोई भी रिएजेंट है, कोई भी E प्लस है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जब ये पाई बांड आएगा
तो यहां पर ये दोनों, एक एटम 1 है, ये 2 है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चला गया किधर, एटम 2 की तरफ। तो अगर एटम 2 की तरफ चला जाए तो 2 पर माइनस आ जाएगा और 1 पर क्या आ जाएगा, प्लस। और अब यहां पर इस 2 पर ये E प्लस अटैक करेगा। तो E प्लस जब अटैक करेगा तो यहां पर दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। एक चीज हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते रहेगा, जब भी प्लस मतलब नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव एटम अटैक करेगा, दोनों के बीच में मतलब नेगेटिव चार्ज अगर है उस पर कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम अटैक कर रहा है तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों का इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां पर अगर आपसे कहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो आप कहेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन, कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन in presence of attacking reagent। in presence of attacking reagent। ध्यान बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए यहां पर जब आप कल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव लिखते थे ना, आज वैसा नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक में applicable only on pi bond, pi electron is completely polarized occur in presence of attacking agent, occur in presence of attacking agent, occur in presence of attacking। एक और बताना था, टेम्पोरी है, टेम्पोरी है इफेक्ट। कल आपने क्या लिखा था, परमानेंट लिखा था ना, ये टेम्पोरी है। ध्यान दो बेटा, टेम्पोरी कैसे, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो। यहां पर रिएजेंट नहीं था, हटा देते हैं, कोई चार्ज था नहीं, रिएजेंट आया, कैसा चार्ज आया, प्लस, रिएजेंट को हटा दो तो जिस रूप में आया था उसी रूप में तो आया था, जाएगा, कैसे आया था, प्लस, किस रूप में आया था, तो इसका मतलब जब हटाओगे तो बांध तोड़ोगे, यहां प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस। नजदीकी एटम पर अपोजिट चार्ज नहीं होते, प्लस माइनस नहीं हो सकता, अगर है तो बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड बना लेगा, इसका मतलब फिर वही आ जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्ट कब तक लागू होगा, जब तक रिएजेंट है, नहीं मतलब रिएजेंट हटा दिया, इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। टू टाइप, आगे लिखेंगे टू टाइप। पहला प्लस ई इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन occur towards the atom on which reagent attack। ये ध्यान देना बेटा, समझो इस बात को, ये जो डायग्राम बनाए हो इसकी जगह छोड़ देना, फिर रिपीट मान लेना, बात समझ लो, पहले फिर बनाइएगा। इधर देखो एटम 1 है, एटम 2 है, इलेक्ट्रॉन किधर गया है, 1 की तरफ या 2 की तरफ, 2 की तरफ, और ई अटैक किस पर किया है, 2 पर। तो जिधर जा रहा है अगर उसी पर अटैक होता है तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। ऐसे इफेक्ट क्या कहेंगे, डायग्राम ऊपर बना लेना, ठीक है, जगह छोड़ देना।
ऐसा नहीं कि ऊपर बनाए हैं तो अब बना ही लिए हैं, उसको फिर से रिपीट मार लेना, ठीक है। माइनस ई इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन occur away from atom on which reagent attack। ये ध्यान दो, यहां पर भैया ये CO है, ये ध्यान दो O नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन, तो ये यहां पर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा O माइनस और C प्लस। अब ये NU माइनस किस पर अटैक करने वाला है, C पर या O पर, कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन गया किधर, इलेक्ट्रॉन गया किधर O की तरफ, और अटैक किस पे हुआ। तो ध्यान देना, इधर समझो, कई बार ऐसे डायग्राम, पहले सुन लो, ऐसे डायग्राम बना देंगे, पूछेंगे कि यहां पर प्लस E इफेक्ट है, माइनस E इफेक्ट है, प्लस I है, माइनस I है, ऐसे बना देंगे, इसमें पूछेंगे किस टाइप का इफेक्ट है। तो ऐसे अगर बना दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड अगर है तो जैसा चार्ज वैसा इफेक्ट, प्लस चार्ज है प्लस E, माइनस चार्ज है माइनस E। लेकिन आपकी चालाकी वो भी जानते हैं, दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, इन गिवन प्रोसेस, लिख दे रहे हैं हम फिर से, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इफेक्ट इज, पहला प्लस E माइनस E प्लस I माइनस I, तो क्या कहेंगे माइनस E। क्यों, पहले तो पाई बॉन्ड है और अटैकिंग स्पीशीज पर चार्ज क्या है माइनस, तो पाई बॉन्ड के कारण E, और यहां पर चूंकि माइनस चार्ज है इसलिए माइनस। अगला क्वेश्चन, इन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन इफेक्ट डेवलप इज, ऑप्शन फिर वही प्लस E माइनस E प्लस I, क्या हो जाएगा माइनस I, कौन सा इफेक्ट पाया जाएगा प्लस E। प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना, और एल्कीन है, ध्यान रखिएगा, एल्कीन है तो पाई बॉन्ड है, और प्रोटोनेशन और मतलब प्रोटॉन मतलब H प्लस जुड़ रहा है, तो अटैकिंग स्पीशीज पर चार्ज कैसा है प्लस, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, ठीक बेटा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन, इन एडिशन रिएक्शन, जहां पर भी एडिशन रिएक्शन होता है, आप एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल साइनाइड etc।
चलो बेटा आगे लिखेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, अगला इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन अगला इफेक्ट हो जाएगा। चलें रिमूव कर दें पूरे को। भैया एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल साइनाइड, है ना। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन, इफेक्ट, इसको कहते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि बेकर नाथन ने सबसे पहले स्टडी किया था। इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या आर एन की मेरिक इफेक्ट। एन की मेरिक इफेक्ट, आर नो बॉन्ड रेजोनेंस। इतने सारे नाम से आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, एन की मेरिक इफेक्ट, आर नो बॉन्ड रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन, ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, which is in conjugation, which is in conjugation of sp2 hybrid carbon, delocalization of CH sigma bond which is in conjugation of sp2 hybrid carbon. Condition कंडीशन देखो बेटा, compound should have at least one sp2 hybrid carbon and alpha carbon with respect to it should have at least one हाइड्रोजन। कंपाउंड में कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए और इस sp2 हाइब्रिड कार्बन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, इधर इधर ध्यान से देखो, लाइक इन ये CH3 CH2 प्लस है,
ये कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बो। अब ये ध्यान दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और ये अल्फा कार्बन पर कितने H हैं? 3। ये फ्री रेडिकल है भैया। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये एल्कीन है, ये sp2 है, और ये क्या है? अल्फा कार्बन। ये क्या भैया? अल्फा कार्बन। तो ये फ्री रेडिकल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे बेटा? एल्कीन कहेंगे। फ्री रेडिकल कहेंगे, और क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। रिमूव करें? रिमूव कर रहे हैं इन कार्बोकैटायन। ध्यान देना बेटा, CH3 CH2+, इसको ऐसे बना रहे हैं, H ये हो जाएगा CH2+। ध्यान देना, यहाँ पर एटम एक, इसको 2 कह रहे हैं। ये एक में जो CH सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक कार्बन का एक H का। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे ऐसे आ जाए तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो बॉन्ड यहाँ पे आ जाने का मतलब क्या हो जाएगा? H का इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? कार्बन 2 के पास। H का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? कार्बन 2 के पास। तो ये हो गया H+, और यहाँ पर हो जाएगा CH2। बात समझिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रहा, H का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया, तो ये कार्बन का प्लस चार्ज किसके पास चला जाएगा? H के पास। अतः कितने CH हैं? 3। तो जरूरी थोड़े किसी ऊपर वाले का H का इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसका भी तो आ सकता है, इसका भी आ सकता है। तो अगर यहां पर ध्यान दो, इसके आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? H, ये हो जाएगा CH2, और इधर नीचे वाले का आ गया CH2। तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बने बेटा? 3। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आपसे कहा जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3। टोटल स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, अल्फा हाइड्रोजन +1। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है। तो इसका भी डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान दो। ये अभी ध्यान देना, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, देखो यही कार्बन अगर कार्बन 2 के, ये कार्बन 1 2 कर दे, कार्बन 2 के साथ ऐसे शेयर कर ले, तो कार्बन 2 के साथ अगर शेयर करता, ध्यान दो ऐसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? H, ये नीचे H, ये इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये क्या हो जाएगा? CH2, और ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन, और ऐसे हो जाएगा ये CH2 है, ये क्या है? CH2 है।
बन गया। इन एल्कीन एल्कीन ये ध्यान दो, CH3 CH2, यहां पर ध्यान देना बेटा, इसको ऐसे बना रहे हैं। यहां पर अपना काम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है। यहां पर 3 आइटम आ गए, कितने आ गए? 3। तो यहां पर आइटम 1 2 3, कार्बन 2 और 3 का जो इलेक्ट्रॉन है 3 पे चला गया, तो क्या हुआ? 3 पर माइनस और 2 पर क्या हो गया? प्लस। 2 पर क्या हो गया? प्लस। 2 पर प्लस हो गया, इसके पीछे पढ़े हैं हम लोग। तो क्या होगा? अब यहां पर मान रहे हैं 2 पर प्लस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रहा, H का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो इसका जो प्लस चार्ज है वो कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा भैया? H के पास। अच्छा, अब ऐसा इस H के साथ हो सकता है, ऐसा इस H के साथ हो सकता है। इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, थोड़ा सा ये और समझ लो, इधर देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है? H। ऐसे देखो, यहां पर लिख लें, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, फिर से लिख रहे हैं इसी को, ये H सॉरी ये C, ये H, ये H, ये क्या है? H। अब ये जुड़ा जो है इसको क्या कहोगे? मेथिल ग्रुप कहोगे ना। तो कितने H के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर? 3। अब या इस H को CH3 कर दिया जाए, तो ये CH3 CH2 हो गया। CH3 ध्यान दो, CH3 CH2, अब कितने H के जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी या घटी? घट गई ना। अब ये क्या हो गया? CH3 CH CH3, अब हो गया ये सेकेंडरी। भाई जिस कार्बन से यहां जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी। अब प्रोबेबिलिटी और बढ़ी या घटी? और घट गई। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? अब ये सही नहीं ना, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो क्या है? मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कब? जब ये अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। किससे जुड़ेगा? अनसैचुरेटेड कार्बन जुड़ेगा, और यहां पर क्या पाया जाएगा? और कल आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर आई इफेक्ट क्या पढ़ा था? इसका उल्टा पढ़ा था ना, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो नोट करके लिख लीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी मेथिल, ये प्लस आई इफेक्ट, अटैच्ड फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन, अटैच फ्रॉम। एक बार AIEEE जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था पहले, उसमें यही सेम लाइन ही पूछा था, व्हेन एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन व्हाट विल बी देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या होगी?
ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है। ध्यान रखिए बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन कब पाया जाएगा? जब ये अनसैचुरेटेड कार्बन जुड़ेगा, तब क्या पाया जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाएगी। जब ये सैचुरेटेड से जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, और तब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर उलट जाएगी। ठीक है, चले आगे। आप लिखिएगा इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। रिमूव कर रहे हैं बेटा? रिमूव कर दें? चलो, पहला इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन increases stability. Hyperconjugation increases stability. Stability is directly proportional to number of hyperconjugated structure. HCS मतलब hyperconjugated structure। ये कल आपने पढ़ा था इसको। कल इसकी स्टेबिलिटी देखा था ना, क्या बोला था कि यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस आई इफेक्ट डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो भैया और यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे? कितना होगा भाई? इससे ये अल्फा कार्बन 3 3 6 3 9, यहां पर 3 3 6, यहां पर कितना बेटा? 3, यहां पर 0। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिक्रीजेज एंड आल्सो प्लस आई इफेक्ट भी घट रहा है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस इफेक्ट से होती है? इज ड्यू टू, दो इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हो, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हिच इज एज टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मेथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा, आपसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस इफेक्ट से होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पर सेम वही, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितना भैया? 9 6 3 0।
तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, and is due to हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान देना कि कार्बोकैटायन दो इफेक्ट से स्टेबल है, लेकिन फ्री रेडिकल एक इफेक्ट से। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहां पर CH3 कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा? ये CH2 है, तो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने? ये डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिड है, इससे ये अल्फा 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 अल्फा, और हर अल्फा पर कितने हैं? 3, तो कितने अल्फा हो गए? 12। अल्फा कार्बन 4 और 4 तिहाई 12। यहां पर कितने भैया? 3 3 6 3 9, कितना बेटा? 6, कितना? 3 0। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ऐसे भी समझ लो, ध्यान दो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितना ज्यादा CH3 दिखेंगे स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितने CH3 दिखेंगे स्टेबिलिटी उतना। कितने CH3 दिख रहे हैं? 4, कितने? 3 2 1, कोई नहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, reactivity for any reagent, decreases as stability, reactivity घट रही मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी घट रही होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट डिक्रीजेज। ध्यान देता, ये एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। ये एल्कीन सबसे कम रिएक्टिव है, क्यों? इसका इंटरमीडिएट सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए उल्टा है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या है? उल्टा है। यहां पर बट रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज। अच्छा, जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन का, पहले हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा, i.e. हाइड्रोजिनेशन इंक्रीजेज। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। तो हाइड्रोजिनेशन बढ़ रहा है,
और जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, हाइड्रोजन के जुड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। तो अगर हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी ना, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, बढ़ रहा है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन increases, i.e. stability of alkene is inversely proportional heat of hydrogenation के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज यहां पर ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये तीनों में स्ट्रक्चर सेम है, तीनों में स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ऊपर लिख लेते ना। और दूसरा इफेक्ट होगा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। ये ध्यान दो बेटा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट देखेंगे। ठीक भैया, देखो बेटा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। पहले तो ये देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती कितना है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर H H H ये 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.10 एंगस्ट्रॉम, 1.08 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है, सो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ ये ध्यान दो, थोड़ा समझिएगा। इधर अभी अभी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने पढ़ा है। एटम 1 है, 2 है, 3 है। यहां पर इसका डायग्राम भी बनाया है, इसी का स्ट्रक्चर यहां पर ऐसे लिख रहे हैं। ये ध्यान दो, अभी ऐसे तो ये डायग्राम बनाया गया, यहाँ पर बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बनाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी बना चुके हो, बस केवल समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान दो, ये प्रोपीन है बेटा, क्या है, प्रोपीन में एटम 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल। ये भी प्रोपीन है, ये भी इसी का स्ट्रक्चर ये ना, तो ये भी प्रोपीन है। तो कैसा बॉन्ड दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, अभी तो आप डबल देख रहे थे, थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे, डबल। 2 और 3 के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल। अब क्या दिख रहा है, सिंगल। यहां पर क्या दिख रहा है, डबल। तो इसका मतलब कभी सिंगल कभी डबल। तो अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाए तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, और डबल सिंगल में बदल जाए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान दो, ये डबल किस में बदला है,
सिंगल में, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ क्या है, और यहां पर सिंगल किसने बदला है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, घट रही है। तो इसका मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को तो घटा देगा और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा, ये तो ना। तो बस ये लिख देते हैं, इट इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, चेंज इन बॉन्ड लेंथ directly proportional to number of hyperconjugated structure, directly proportional to number of hyperconjugated structure. Change in bond length directly proportional to number of hyperconjugated structure. चले बेटा एक क्वेश्चन कर लिया जाए। Represent order of bond length of following, ये ध्यान दो, CH2 CH2 CH3 CH2 यहां पर X Y Z एंगस्ट्रॉम, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, या नहीं है, नहीं है भाई। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है, नहीं नहीं है। तो इसके बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो होना चाहिए वही होगा। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ने वाला है घटने वाला, बढ़ेगा। डबल बॉन्ड बढ़ता है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, डबल बॉन्ड बढ़ेगा, तो मतलब ये बढ़ेगा। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां पर भी डबल बॉन्ड बढ़ेगा, तो अब यहां तो नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए उतना होगा, यहां बढ़ जाएगा, यहां भी बढ़ जाएगा। कहां ज्यादा बढ़ेगा, जहां स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, वही तो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चाहे बढ़ने का है या फिर घटने का। अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ेगा और घट रहा है तो ज्यादा घटेगा। कब, जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कहां पे है, यहां, तो यहां बढ़ रहा है ना, तो ज्यादा बढ़ेगा। तो Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X, ये आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा। तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का जो पार्ट बचा था वो हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम आता है नहीं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट, ठीक है।